किस तरह एक्सप्लोर करना है. We will look into somewhat about what are vulnerability scanners and how to use them too. So बेसिक एजेंडा जो है वो मीटिंग का ये होने वाला है. ठीक है, इसके साथ ही मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक दफ़ा कोई बता दे कि अगर मेरी आवाज़ क्लियर है. कोई चैट में लिख के ओके. सो सबसे पहले तो ये कि कल हमने देखा कि हाउ टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज, एक्चुअली हाउ टू डू वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड हाउ टू लुक फॉर वल्नरेबिलिटीज in specific versions we have found by nmap scan और by banner grabbing. हमने nmap scan, banner grabbing और vulnerability assessment, vulnerability को find करना, vulnerability research हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था. ठीक है, तो उसके बाद कुछ specific cases लेते हैं हम. ठीक है, सबसे पहले तो FTP का केस. ठीक है, आज के दिन मैंने nmap का जो स्कैन है वो पहले करके रख लिया ताकि बाद में मीटिंग के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन टारगेट है उस पर फोकस कर सके. तो अगेन जो इसकी कमांड थी वो sudo nmap जो ओपन पोर्ट्स मैंने फाइंड की थी -a which will enumerate versions, default scripts, operating system and trace route, and then I have saved the information in nmap in 3 different formats. So nmap.nmap की information को देखते हैं. So सबसे पहले तो हमें इस पता चला है 21 पे जो सर्विस है which is vsftpd and ठीक है, या फिर अगर हमें परमिशन मिलती है इसके अलावा जो एफटीपी में मेन काम हो सकता है. पहली बात ये कि अगर हम nmap स्कैन को देखें जो कि nmap ने हमें बताया, उसके बाद nmap ने कहा कि एनोनिमस एफटीपी अननोन एक स्क्रिप्ट था. ठीक है, एनोनिमस logins allowed हैं. So what are anonymous logins? Anonymous logins ये होते हैं कि you can log in to an FTP server without having the credentials, without having the right username and password as an anonymous user. तो sysadmins बाजुकात खुद और बाजुकात by mistake anonymous logins allow कर दे FTP जिनकी FTP सर्वर को भी एक्सेस होती है. So again देखते हैं कि एनोनिमसली हमें अगर हमें एनोनिमस लॉगिन चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं. एक सेकंड, इसका आईपी क्या था? 10.129.190.53. सो एफटीपी और उसका आईपी फॉर सिंपल कनेक्टिंग विद द एफटीपी सर्विस. सो इसके बाद जो कॉमनली एफटीपी करता है वो उससे कनेक्ट होता है और हमसे उसका नेम पूछता है और उसके बाद उसका पासवर्ड पूछता है. सो नेम में हम अनोनी MOUSMOS और पासवर्ड कोई भी दे दें तो हम लॉगिन कर सकते हैं एज एन एनोनिमस यूजर. ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है जो कि एफटीपी के फ्लैग्स में FTP-A का फ्लैग जो कि बाय डिफॉल्ट एनोनिमस लॉगिन के लिए चेक करता है. इफ एनोनिमस लॉगिन एग्जिस्ट तो ये उस FTP सर्विस में एनोनिमस लॉगिन करके हमें उसका जो शेल है या उसका जो कमांड शेल है वो दे देता है. ठीक है, सो इसके बाद मैं हेल्प की कमांड रन करता हूँ देखने के लिए कि FTP में हमारे पास कौन कौन सी कमांड होती है. FTP का अगर हम इसका RFC या FTP की बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़े तो FTP इज फाइल ट्रांसफर सर्वर. ठीक है, जो कि किसी भी सर्वर से बाहर फाइल की ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल हो सकता है. सो इसकी जो बेसिक कमांड्स वो कुछ लिनक्स की तरह के लाइक dir ls, इधर ही कहीं ls होगी. सो dir ls और जो कमांड्स हैं फाइल डाउनलोड की that are get and put commands. So हम ls करते हैं. So we have three files in this directory. ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रूट डायरेक्टरी पे जा सकूँ. अगर बाय डिफॉल्ट मैं बाय डिफॉल्ट FTP इसी डायरेक्टरी पे सेट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली वो सेट होता है. लेकिन अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ और डायरेक्टरीज भी इंक्लूड की हुई हैं तो
सो हम इसी डायरेक्टरी में रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ 3 फाइल्स हैं। अगर इसमें कोई और डायरेक्टरी होती तो मैं सीडी चेंज डायरेक्टरी के साथ अगेन जिस तरह की लिनक्स में होता है मैं उनमें जा सकता था। सो address.txt, weaponized ping.json और weaponized ping.sos, ठीक है। तो इन फाइल्स को मैं अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए गेट की कमांड यूज कर सकता हूँ, get address.txt, address.txt। और इस तरह करने से ये जो फाइल है मेरे लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा mget की कमांड है आई थिंक सो ऑल, जिससे सारी की सारी फाइल्स भी जो मेरे सर्वर में है सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। मुझे अलग अलग सबको गेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे अपने सर्वर से कोई फाइल इसमें अपलोड करनी है, लाइक मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ touch data.txt और vim data.txt, CHC stands for cyber hack। सो अब मैं इसको पुट करता हूँ और data.txt, अगर मेरे पास इसमें प्रिविलेजेस हुए इस डायरेक्टरी में राइट के तो वो फाइल मैं यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास प्रिविलेजेस नहीं है तो परमिशन डिनाइड का ऑप्शन आ रहा है, सही है। तो हम इस फाइल्स को बाद में देख सकते हैं कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई क्रेडेंशियल्स या कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे बाकी एक्सप्लॉइटेशन में या बाकी न्यूमरेशन में किसी भी तरह काम आ सकती है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो ये था एनोनिमस लॉगिन। इसके बाद हम चलते हैं FTP ब्रूट फोर्स की तरफ। सो अगेन कल हमने हाइड्रा से एक सर्विस SSH का ब्रूट फोर्स देखा था। अगेन वही कमांड हाइड्रा और उसके बाद -l, सपोज वी हैव अ यूजर नेम लाइक टॉम और हमें कोई पासवर्ड की लिस्ट चाहिए -p। हमने इसके फ्लैग्स देख लिए हुए थे तो आज हम दोबारा फ्लैग्स को नहीं देखेंगे। यूजर शेयर वर्ल्ड लिस्ट roq.txt, उसके बाद उसका IP एड्रेस जो कि, और उसके बाद सर्विस का नाम FTP, तो और -v फॉर वर्बोसिटी ताकि हमें लाइव अपना स्कैन दिख सके। तो हाइड्रा जो है वो FTP पे ब्रूट फोर्स स्टार्ट करेगा विद यूजर नेम टॉम और विद डिफरेंट पासवर्ड्स। अगेन ये सिर्फ इमेजिनरी यूजर नेम था तो ये इस वक्त लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्रूट फोर्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो एनोनिमस लॉगिन ब्रूट फोर्स और इसके बाद हम एक और चीज जो FTP में बहुत कॉमन है, FTP भी मिलता है उस सर्वर में। और HTTP ये काम स्पेसिफिकली भी कर सकते हैं कि हम FTP से वेब शेल अपलोड करके या एक malicious प्रोग्राम अपलोड करके HTTP से उसको एक्सेस करें और वो एग्जीक्यूट कर जाए। सो ये था FTP का सारा इन्यूमरेशन की एक्सप्लॉइटेशन को देखते हैं। ये सिर्फ SMB की मशीन स्टार्ट कर लेने दें। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन एबिलिटी असेसमेंट वगैरह के मुतालिक तो वो पूछ सकते हैं। चलिए SMB पे स्टार्ट करते हैं। सो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो SMB जो SMB का बेसिक एब्रीविएशन है वो है सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, ठीक है।
और एसएमबी जो मेनली यूज होता है वो भी फॉर होस्टिंग या फॉर सर्विंग द फाइल सर्वर्स, ठीक है। यू कैन अज्यूम लाइक डायरेक्टरीज की तरह ही विंडोज में फाइल सर्वर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क वाया एसएमबी। सो बेसिकली इस काम के लिए यूज होता है एसएमबी फॉर होस्टिंग फाइल सर्वर्स, ठीक है। इसके अलावा जो एसएमबी है वो बहुत सारी विंडोज के इंटरनल क्रिटिकल सर्विस से भी इंटरेक्ट करता है। इसलिए हम एसएमबी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूट फोर्सिंग या एनोनिमस लॉगिन या लॉगिन और ब्रूट फोर्स के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एसएमबी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है बहुत सारे विंडोज की क्रिटिकल सर्विस के बारे में। वी कैन एक्सट्रैक्ट द यूजर नेम्स एज वेल इफ वी आर लकी। सो इन एसएमबी, और इसके अलावा हम एसएमबी में ऐसे अगर हमें एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का पता हो तो वी कैन आल्सो यूज एसएमबी फॉर गेनिंग रिवर्स शेल टू आवर टारगेट। सो काइंडा एसएसएच की तरह, जैसे हम रिवर्स हमें एक इंटरेक्टिव शेल मिलता है, हम एसएमबी से भी इस तरह का एक इंटरेक्टिव शेल ले सकते हैं। सो हम इसको स्कैन कर लेते हैं सर्विस को, और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन आईपी डैश पी, क्योंकि सिर्फ अभी हम एसएमबी को देख रहे हैं, और एसएमबी की जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है 139 और 445, 139 फॉर नेट बायोस एंड 445 फॉर एसएमबी डैश ए का फ्लैग फॉर एन्यूमरेटिंग वर्जन्स और डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन, ठीक है। और ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा स्कैन। सो हमें पता है कि हमें पता है कि एसएमबी की पोर्ट ओपन है, ठीक है। लेट्स सपोज के एनमैप का रिजल्ट आ गया, और बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे पता है इसमें इस स्पेसिफिक होस्ट में एसएमबी की पोर्ट ओपन है, तो इसकी उस एक स्पेसिफिक पोर्ट की न्यूमरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह एफटीपी में हम सर्वर से कनेक्ट हो सकते थे और एनोनिमस शेयर्स को ले सकते थे, एनोनिमस शेयर्स को देख सकते थे, ऐसे ही जो एसएमबी में शेयर्स हैं, जो पब्लिक शेयर्स हैं, तो एसएमबी में शेयर्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट शेयर जो है वो स्पेसिफिक यूजर्स ही लेते हैं। जब आप उस प्राइवेट शेयर्स का एक्सेस स्पेसिफिक यूजर्स को होता है जब आप उस यूजर के यूजर नेम और वेरियस पासवर्ड टैग्स में, सही है। लेकिन जो पब्लिक शेयर्स हैं वो ओपन फॉर ऑल होते हैं, और हम उनको बाय डिफॉल्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके लिए जो टूल यूज होता है एसएमबी से इंटरेक्ट करने के लिए, इट इज एसएमबी क्लाइंट, ठीक है। एंड और हम इसके फ्लैग्स देख लेते हैं एसएमबी क्लाइंट के। एसएमबी क्लाइंट के जो हमें फ्लैग चाहिए विच इज लिस्ट, सबसे पहले हम शेयर्स को लिस्ट करेंगे और उसमें से किसी एक शेयर पे हम कनेक्ट करेंगे अगर कोई शेयर पब्लिकली अवेलेबल हुआ तो एसएमबी क्लाइंट डैश एल / हमारा आईपी। सो लिस्ट करते हैं। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा है, तो मैं सादा एक नल पासवर्ड पास करता हूँ और हमें शेयर्स लिस्ट हो गए। सो जो शेयर्स हैं वो एडमिन, सी, आईपीसी, नेटलॉगन, पब्लिक और सिस वॉल का शेयर है, जिनके साथ ये डॉलर साइन है, ये नल शेयर्स है, सही है। सो अगर तो नल शेयर्स अवेलेबल हो तो हम होस्ट को इन्यूमरेट कर सकते हैं और मे भी उसका यूजर नेम और वेरियस लाइक पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर नल शेयर्स। उसके अलावा 3 और शेयर्स है, नेट लोगोन एंड सिस वॉल, अगेन लोगोन सर्वर शेयर, तो और एक पब्लिक शेयर है। क्योंकि इसका नाम ही पब्लिक है तो वी कैन अज्यूम या वी कैन एक्चुअली थिंक कि ये भी इसका एक्सेस भी पब्लिक होगा। सो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो एसएमबी क्लाइंट अगेन / आईपी और / उसके शेयर का नेम PUBLIC पब्लिक, और अगेन नल पासवर्ड देते हैं, तो हम उसके शेयर से कनेक्ट हो गए। अगर हम कनेक्ट ना कर पाते तो इसका जो एसएमबी का शेल था, ठीक है, वो काइंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सिस वॉल से तो वो हमें एरर दे देगा, और वो कभी भी हमें एसएमबी के जो इंटरेक्टिव शेल है फाइल सर्वर से करने की वो परमिशन नहीं देगा। सो ls, सो हमें एरर दे दी एंटी स्टेटस एक्सेस डिनाइड। सो अगर हम इसको सर्च भी करेंगे एंटी स्टेटस एक्सेस डिनाइड, तो ये हमें बताएगा कि वी आर नॉट ऑथेंटिकेटेड।
सही, तो इस फाइल शेयर को हम एक्सेस नहीं कर सकते अगेन, लेकिन पब्लिक जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, तो हम उसको एक्सेस करते हैं और उसकी कमांड्स देखते हैं कि सिंपल ls की कमांड और वी हैव फाउंड अ फाइल। सो अगेन हेल्प से देखते हैं कि एसएमबी में कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। जो कमांड्स एसएमबी में अवेलेबल है अगेन वो बहुत ज़्यादा एफटीपी से रिलेटेड है, लाइक पुट, गेट की कमांड्स, ls की कमांड, ठीक है, और cd चेंज डायरेक्टरी की कमांड। अगेन जो एक फाइल है हम इसको गेट करके अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेस की वजह से इसको मैंने अपने लोकल सिस्टम में ये फाइल डाउनलोड कर लिया। तो SQL सर्वर प्रोसीजर्स डॉट pdf, अगेन हम जो पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स हैं उनको भी एनालाइज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, कि मे बी कोई मिसकॉन्फ़िगरेशंस, कोई इंफॉर्मेशन लीकेज, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर हो, या फिर मे बी कोई क्रेडेंशियल्स या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे इन्यूमरेशन फेजेस में हमें काम आ सके। ठीक है, वापस अपने nmap के स्कैन की तरफ चलते हैं। सो अगेन माइक्रोसॉफ्ट डीएस विच इज एसएमबी, अगर मैं थोड़ी सी और लाइक वर्जन इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो ये पता भी लगेगा कि एसएमबी है। ठीक है, सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है। ठीक है, इन केस ऑफ लिनक्स जो इसका अल्टरनेटिव होता है एसएमबी का, दैट इज सांबा। अगेन एसएमबी क्लाइंट्स हम उसको इन्यूमरेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके शेयर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये विंडोज है तो इसमें एसएमबी होगा, और एसएमबी बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसके बाद अब हम चलते हैं कि हाउ टू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसएमबी सर्वर। सो देयर आर वेरियस मेथड्स। सबसे इजीएस्ट वन है बाय टूल इनूम फॉर लिनक्स, इन्यूमरेशन फॉर लिनक्स। अगेन इसके फ्लैग्स को देख सकते हैं, डैश यू, गेट यूजर्स लिस्ट, अगेन गेट मशीन, शेयर लिस्ट, पासवर्ड पॉलिसी, ग्रुप एंड मेंबर्स, और डैश ए का फ्लैग टू डू ऑल सिंपल इन्यूमरेशंस, जो कि हमें विदाउट ऑथेंटिकेशन हम इन्यूमरेशन कर सकते हैं। सो डैश ए का फ्लैग और साथ उसका आईपी इन फुल लिनक्स में एसएमबी सर्वर का। सो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट पोर्ट भी देनी पड़े, इट विल टेक सम टाइम। अगेन टारगेट आरएडी रेंज, यूजर नेम और पासवर्ड नल है, क्योंकि हमने कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक यूजर नेम पासवर्ड हो तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और यूजर नेम और पासवर्ड जब हमें अगर कोई क्रेडेंशियल मिले तो हम अगेन उसकी इन्यूमरेशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगेन कोई भी डोमेन फाइंड नहीं हुई, या फिर जो कमांड थी वो फेल होगी डोमेन फाइंड होने की। ठीक है, सेशन चेक गेटिंग डोमेन एसआईडी। तो इस कमांड को रन होने देते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ कि हम जिस तरह हमने ब्रूट फोर्स किया एफटीपी को, अगेन उसी तरह से हम हाइड्रा से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, डैश एल या फिर बड़ा एल फॉर यूजर नेम्स की। अगर हमें लिस्ट ही चाहिए तो स्मॉल एल अगर एक स्पेसिफिक यूजर नेम है, डैश बड़ा पी पासवर्ड्स की लिस्ट, और उसके साथ पासवर्ड की वर्ड लिस्ट, आईपी, और हमारा प्रोटोकॉल एसएमबी। उप्स, और हाइड्रा जो है वो उसका उस सर्विस पे ब्रूट फोर्स स्टार्ट कर देगा। अगेन क्योंकि टॉम एक वैलिड यूजर नेम नहीं है और मे भी रोक्यू के अंदर उसके वैलिड पासवर्ड्स भी ना हो, तो हम इस ब्रूट फोर्स को फौरन ही रोक देंगे। तो सो फॉर इस स्पेसिफिक सर्विस के लिए एसएमबी ने कुछ भी फाइंड नहीं किया, लेकिन इन मोस्ट केसेस हमें जो है वो यूजर नेम का पता लग जाता है। यूजर नेम और शेयर्स के जो है वो पता लग जाते हैं। ठीक है, अगेन हम 139 पोर्ट से कनेक्ट होके ये कमांड्स मैनुअली भी देख सकते हैं, इनम डोम यूजर्स और क्वेरी डिस्प्ले इन्फो की। लेकिन क्योंकि अगेन एक्सेस डिनाइड आ रहा है तो हमें ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। ठीक है, अगेन इस स्पेसिफिक केस में हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पता लगी। एक आखिरी चीज़ जो कि हम एसएमबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि हम इन्यूमरेशन जो है वो विदाउट ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, और जब हमें ओथ के अक्रेडिटते हैं, ठीक है? और अगेन जो जब हम दोबारा वो इन्यूमरेशन करेंगे तो वो में भी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे नहीं मिल सकी, या जिसके लिए तो वो इन्फॉर्मेशन हमें शो हो जाए, ठीक है? एक आखिरी चीज़ है, लेट मी सी, इस केस में अ सो टूल का नाम इम्पैकेट पीएस एग्जैक इम्पैकेट यूटिलिटी है टूल्स की, उसके अंदर होता है, काली में बाय डिफॉल्ट ये डाउनलोड होता है इम्पैकेट पीएस एग्जैक। और इसकी थोड़ी सी कमांड लाइन को देख लेते हैं कि इम्पैकेट से हम डायरेक्ट जो शेल एक्सेस है वो कैसे ले सकते हैं सर्वर का। थोड़ा सा स्लो है, डैश डैश हेल्प। सो इम्पैक्ट में हम हैशेस, अगर हमें विंडो की कोई एनटीएलएम की हैश पता है तो हम पास द हैश अटैक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड से भी जो शेल है उसकी तरफ जा सकते हैं। सो अगेन जो एक सिंपल शेल का फॉर्मेट है, अगर हमें विंडोज की क्रेडेंशियल्स पता है, ठीक है, तो वो होगा इम्पैकेट पीएस एग्जैक और उसके बाद यूजर नेम लेट्स वी सी, यूजर नेम @IP, जो हमारा इसका आईपी है, मशीन का आईपी है, या हमारे स्पेसिफिक सर्वर का आईपी है, ठीक है वो। और उसके बाद जो कमांड हमें करनी है, क्योंकि हमें इंटरेक्टिव शेल लेना है, सो वी कैन रन cmd.exe। सही है, ये हमें पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। अगर हम कमांड लाइन पे पासवर्ड पास करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगेन कमांड लाइन पे अगर हम हैश पास करना चाहते हैं पास द हैश टाइप के लिए, अगर हमें हैश पता है तो हम वो भी पास कर सकते हैं। फॉर विनरम जो टूल है वो है इवल विनारम। सो ये भी काली में बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होता है, ठीक है। इससे भी जिस तरह हम इंटरेक्टिव शेल लेते हैं एसएमबी से, ठीक है, उसी तरह से हम इंटरेक्टिव शेल ले सकते हैं इवल विनारम से, ठीक है। तो सिर्फ फर्क इतना है कि इवल विनारम जो है वो विन आरएम की जो सर्विस जो 5985 पोर्ट पे चलती है उसको टैग करेगा, जबकि जो इम्पैक्टेड का पीएस एग्जैक है वो इम्पैक्टेड का जो पीएस एग्जैक है वो अटैक करेगा पोर्ट 4, ठीक है। कनेक्शन टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो काइंडा पीएस एग्जैक्टली चला, मैं विन आरएम से शोकेस करके दिखा देता हूँ कि हम एग्जैक्टली इवन विन आरएम से, क्योंकि इस अगर हम इसको देखें sudo nmap पोर्ट 5985 भी ओपन है, 5985 और 5986 जो है वो विनरम की होती है। सो विंडोज में कुछ सर्विसेज हैं जो बाय डिफॉल्ट अनेबल होती हैं, एसएमबी बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, विनरम बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, ठीक है। आई थिंक सो विंडोज 11 या विंडोज सर्वर इनमें से किसी एक में वो डिसेबल होती है और कुछ में इनेबल होती है। और बेसिक विंडोज की जो सर्विसेज हैं वो ये हैं। तो 5985 और 5986
सो काइंड फ़िल्टर्ड आ रहा है, लेकिन अगर हम वर्जन्स को इन्यूमरेट करेंगे तो इसकी स्टेट ओपन शो कर देगा। सो क्योंकि मैंने बॉक्स सॉल्व किया हुआ है, मुझे पता है कि ये सर्विस ओपन है WinRM की, ठीक है? तो अगेन WinRM से जो शेल है उसको देख लेते हैं -i, और हम उसका आईपी पास करेंगे। उसका आईपी था 10 129 199 एंड 28। उसका फ्लैग फॉर पासिंग यूजर नेम, और -p का फ्लैग फॉर पासिंग द पासवर्ड। सो अगेन eval winrm, actually -u, सो WinRM SMB और RDP और LDAP कुछ इस तरह की सर्विसेज हैं जो अगर तो डायरेक्ट शेल भी ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली PS exec किस तरह काम करता है, तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसका इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि डीप है और हमारी इस सेशन के स्कोप से बाहर है, तो उस पे फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? एक दफ़ा ये RCE हो जाए तो हम अपनी जो थर्ड सर्विस है उसकी तरफ चलते हैं, विच इज़ एक दफ़ा हमें इंटरेक्टिव शेल मिल जाए तो हम अपनी जो थर्ड सर्विस है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है HTTP। सो जिन लोगों ने वर्कशॉप लिया है उनको पता है कि हमने HTTP में जो बेसिक इन्यूमरेशन है उसमें हमने वर्चुअल होस्ट की डिस्कवरी, ठीक है, और डायरेक्टरी की इन्यूमरेशन देखी थी, और टेक्स्ट स्टैक को फाइंड करना कि टेक्स्ट स्टैक किस तरह होता है, तो उसकी तरफ देखेंगे। और फिर देखेंगे कि हम जो बेसिक से CMS की एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, वो किस तरह होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक वर्डप्रेस और भी कोई भी प्लग CMS या कोई भी और CMS है उसकी एक्सप्लॉइटेशन किस तरह होती है, बेसिक मिसकॉन्फ़िगरेशंस जो कि होती है वर्जन एक्सप्लॉइट्स, और अगेन कुछ इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। सो एक दफ़ा WinRM हमें शेल एक्सेस दे दे, उसके बाद इन सबको देखते हैं। मे बी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चेंज हो गए हों, इसलिए वो, क्योंकि बॉक्स अपडेट हुआ हो HTTP पे और उसके क्रेडेंशियल्स चेंज हो गए हों, इसलिए वो इस वक्त स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स काम नहीं कर रहे और हमें डायरेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगेन WinRM में शेल लेने के लिए eval WinRM और PS exec, ठीक है? इसके अलावा एक और टूल है जो कि है क्रैकमैप exec, काली में बाय डिफॉल्ट होता है, या CME क्रैकमैप exec, और इसका ही एक लेटेस्ट वर्जन आया है नेट exec का, जो कि बाय डिफॉल्ट काली में नहीं होता, तो उससे भी हम इंटरेक्टिव शेल ले सकते हैं WinRM का और WinRM का और SAP का, ठीक है? इंटरेक्टिव नहीं, उससे हम RC ले सकते हैं, लेकिन वो हमें काइंड इंटरेक्टिव शेल नहीं देता, ठीक है? हमें उसे खुद ओके, कोई मुझे बता सकता है कि हमने कहाँ पे छोड़ा था ये सेशन? लास्ट बात मैंने क्या की थी? क्योंकि मेरा टीम से डिस्कनेक्ट कर गया था।
हमने एसएमबी की एक्सप्लॉइटेशन देख ली, जिसमें हम एसएमबी में एसएमबी के फाइल शेयर्स को इन्यूमरेट करते हैं, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फो लिनक्स से, ठीक है। क्रेडेंशियल्स ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, उसके जो हम अगर हम हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल्स हो तो उसके बाद हम उसके फाइल शेयर्स और यूजर नेम वगैरह को इन्यूमरेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास उसके ऑथ के क्रेडेंशियल्स हैं तो हम इन पैकेट से आरसी ले सकते हैं। अगेन इसी तरह से आरसी हम विनआरएम की, एलडैप की और आरडीपी तो बाय डिफॉल्ट ये हमें एक इंटरेक्टिव सेशन दे देता है, तो इन सर्विसेज में भी ले सकते हैं मुख्तलिफ टूल से। विच आर इम्पैक्टेड में पीएस एग्जैक है, विनआरएम के लिए इवल विनआरएम है, और क्रैक मैप एग्जैक फॉर मल्टीपल सर्विसेज या नेट एग्जैक जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन उतनी देर में मैं अपना जो थर्ड वीएम है एचटीटीपी का वो भी स्टार्ट कर लूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। ओके, तो एचटीटीपी पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। एचटीटीपी का सबको पता है कि एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और एचटीटीपी का जो बेसिक यूजेज है इज टू सर्व वेब कंटेंट, ठीक है, ओवर द नेटवर्क, ठीक है। और जो इसकी डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं विच आर 80 और 443, जबकि उसके अलावा कुछ और पोर्ट्स लाइक एचटीटीपी पोर्ट 8080, पोर्ट 8000 और इसी तरह कुछ और पोर्ट्स पे भी बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत कॉमनली होस्ट होती है एचटीटीपी की सर्विसेज। हम स्टार्ट करते हैं हमारे nmap स्कैन से, क्योंकि एचटीटीपी जो है वो हमारे पास एक वेब की सर्वर है, हम एक वेब ब्राउजर को यूज करेंगे उससे इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगेन एक सिंपल वेबसाइट जिसमें हमारे पास दो पेजेस हैं, ठीक है, दो लिंक्स हैं एक्चुअली, मेन इंडेक्स डॉट पी एच पी, स्पेक्ट्रा डॉट एस टी बी डॉट मेन इंडेक्स डॉट पी एच पी, और स्पेक्ट्रा टेस्टिंग इंडेक्स डॉट पी एच पी। सो अगेन स्पेक्ट्रा डॉट एस टी बी एक रियल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंटरनल डोमेन है जो कि मोस्ट केसेस में होता है इंटरनल पेन टेस्ट में, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अगर तो इंटरनल पेन टेस्ट में कोई इंटरनल डीएनएस सर्वर है तो हम उससे इसका आईपी मांगेंगे, ठीक है। मे बी हम जो हमारी @cresolve.conf की फाइल है उसमें हम उस डीएनएस सर्वर का आईपी लिखें, @cresolve.conf की फाइल है उसमें हम उस नेम सर्वर का आईपी लिखें, यहाँ पे नेम सर्वर और उसका आईपी लिखें, ताकि वो डीएनएस सर्वर हमें जो ये डोमेन है, जो इंटरनल डोमेन है, उसका हमें आईपी बता सके। इन केस अगर हमें इसका आईपी पता है तो और हम हमें उसको मैप करना है, तो हम अपनी @c होस्ट की जो फाइल है उस पर लोकली डीएनएस जो कि पे मैप कर देगी। spctra.htb को हम उस पर कर लेते हैं और उस फाइल को खोल के उस पर मैप कर देते हैं। अगर हम
अब spectra.htb को देखें तो वो एग्जैक्टली इस आईपी के ऊपर मैप हुआ है, और यहाँ पे अगर हम spectra.htb लिखेंगे तो हमें जो इस आईपी का रिजल्ट है एग्जैक्टली वो ही शो हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब इन्यूमरेशन से, ठीक है। Nginx का वर्जन और SSH का वर्जन, इनके वर्जन के एक्सप्लॉइट्स अगेन उसको तीसरी दफ़ा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वेब के सबसे पहले केस में हमारे पास क्योंकि इसकी ये एक डोमेन नेम थी, तो हम इसकी सब डोमेन्स फाइंड करेंगे। अगर तो ये पब्लिक डोमेन नेम होता तो हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं सब फाइंडर, ठीक है। और इसी तरह के इसकी जो पब्लिकली अवेलेबल सब डोमेन्स हैं उनको फाइंड करने के लिए, ताकि हमारा जो अटैक स्कोप है वो बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि ये एक इंटरनल सब डोमेन है तो हम इसकी पब्लिक सब डोमेन्स नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन जैसे हम इसके वर्चुअल होस्ट फाइंड कर सकते हैं। वर्चुअल होस्ट क्या है, एक ही आईपी पे मुख्तलिफ डोमेन नेम्स मैप हुए हैं। सो अगर हम देखें spectra.htb को, तो एक्चुअली -vv, तो असल में हम जो कनेक्शन है वो उसी आईपी के साथ करें। पहले एक डीएनएस रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट होगी जो कि हमारे एचसी होस्ट ने रिजोल्व की, ठीक है, या एचसी होस्ट पे इसको मैप किया हुआ है, तो वो एग्जैक्ट इस आईपी पे रीच किया, ठीक है, कनेक्शन के लिए। और उसने होस्ट के जो हेडर है उससे पहचाना कि हम जो डोमेन स्पेसिफिकली एक्सेस करना चाहते हैं वो कौन सी है। तो वर्चुअल होस्ट एक्चुअली में होता क्या है कि हम एक ही आईपी पे मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल डोमेन्स को होस्ट करना चाहते हैं, तो हम सबको उन आईपी पे मैप कर देते हैं। तो जब भी हम उस आईपी से कनेक्ट होते हैं, वो वेब सर्वर होस्ट हेडर में देखते हैं कि कौन सा डोमेन नेम दिया हुआ है, और वो फिर हमें उस स्पेसिफिक डोमेन नेम की जो वेबसाइट है या जो वेब सर्वर है उससे कनेक्ट कर देता है, उस स्पेसिफिक पेजेस से कनेक्ट कर देता है जो कि उस डोमेन नेम से लिंक्ड है, ठीक है। तो अगेन में भी हो सकता है कि इंटरनली spectra.htb और मुख्तलिफ जो इसकी सब डोमेन्स हैं लाइक file.spectra.htb, admin.spectra.htb, वो भी इस एक स्पेसिफिक आईपी से ही कनेक्टेड हो। तो इसलिए हम उसकी वर्चुअल होस्ट को भी इन्यूमरेट करेंगे। सो वर्चुअल होस्ट के लिए हमने पहले बात की थी, जो वर्चुअल होस्ट के लिए हम कमांड यूज करेंगे विच इज ffuf tacu, और वर्चुअल होस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसका आईपी देंगे और उसका आईपी है 10। हम इससे कनेक्ट होंगे और हम होस्ट हेडर में जो है उसकी फजिंग करेंगे एक वर्ड लिस्ट के हिसाब से। सो -h फॉर प्रोवाइडिंग हेडर्स, ठीक है, host होस्ट, और होस्ट हेडर में हम spectra.htb को फज करेंगे। तो 5000 की वर्ड लिस्ट को यूज कर लेते हैं। टेक mc all, क्योंकि हमें अगर हम ffuf इसके फ्लैग्स में देखें, सो mc all का मतलब है कि हमें हर तरह के http स्टेटस कोड्स चाहिए, ठीक है। और बाद में हम अपनी पसंद के रिजल्ट्स जो कि हमें ऑप्ट आउट करने हैं, हम उनको खुद ब खुद फिल्टर करेंगे। सो हम देख सकते हैं कि जो इस वक्त इनवैलिड रिक्वेस्ट है उनका साइज है 283, और ffuf में अगर हम फिल्टर -fs फ्लैग देते हैं विद साइज 283। सो अब ये सारी की सारी सब डोमेन्स, इन सारे वर्ड्स जो कि स्पेसिफिक साइज पे इन सारे वर्ड्स की सब डोमेन्स को वो फर्स्ट करेगा जो कि स्पेसिफिक साइज पे नहीं आती, उसको हमें डिस्प्ले कर देगा अगर कोई इंटरनली वर्चुअल होस्ट एग्जिस्ट करता हुआ तो, ठीक है। अगर कोई वर्चुअल होस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो अगेन कोई भी सब या वर्चुअल होस्ट या इंटरनल कोई इस वर्चुअल कोई सब डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगेन हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगेन ये एक मेथड है सब डोमेन्स को फाइंड करने का, ठीक है। तो हमारी इस वर्ड लिस्ट के मुताबिक इंटरनली हमें कोई भी सब डोमेन नहीं मिली, ठीक है। इसके साथ ही थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, ठीक है। हमने सब डोमेन ब्रूट फोर्स की तरफ देखा, अगेन सारी बातें वर्कशॉप में हुई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इन सब की पीछे की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज हैं उनको फर्स्ट करते हैं। सो वी विल यूज फेरोक्स बस्टर,
उसकी जो कमांड है डैश एच से अगर हम देखें तो डैश यू का फ्लैग फॉर यूआरएल और डैश डब्ल्यू का फ्लैग फॉर वर्ड लिस्ट। उसके अलावा बाकी सारी सेटिंग्स लाइक रिक्वेस्ट की सेटिंग्स, रिस्पॉन्स की फिल्ट्रेशन, क्लाइंट साइड सेटिंग्स और इंक्रीजिंग थ्रेड्स और वेरियस अदर स्कैन सेटिंग्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, आउटपुट सेटिंग्स वगैरह को। सो जो बेसिक सेटिंग है डैश यू http spectra.htp और एक वर्ड लिस्ट जो कि इसके सारी की सारी डायरेक्टरीज को हम फर्स्ट करें, यूजर शेयर सेटलिस्ट डिस्कवरी। सो हमें काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट मिली हैं, ठीक है। इसमें एक मज़े की जो चीज़ है, मैं इसको फ़िलहाल रोक देता हूँ। एक्चुअली इस साइट को बंद करके दोबारा से करते हैं इसको, क्योंकि फेरोक्स बस्टर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिकर्जन इनेबल्ड होती है फेरोक्स बस्टर में। तो अगर हमें कोई एक डायरेक्टरी मिले तो फेरोक्स बस्टर उसकी सब डायरेक्टरीज को भी फाइंड करता है, जो कि इन सम केसेस अच्छी बात है, ठीक है। अगर तो कोई CMS इम्प्लीमेंट नहीं, अगर तो कोई CMS इम्प्लीमेंट है तो हमें पता होगा कि उसमें बहुत सारी JS की फाइल्स, बहुत सारी CMS की फाइल्स कौन कौन सी है, तो हमें उसको उस CMS की स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट से ही फर्स्ट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हमें उसको फेरोक्स बस्टर से फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से रिकर्जन को ख़त्म कर लेते हैं डैश एन से, नो रिकर्जन के फ्लैग से, और उसके बाद दोबारा इसको फर्स्ट करते हैं। सो जो दो मेन डायरेक्टरीज मिली हैं विच आर मेन और टेस्टिंग, और पिछली दफ़ा जो हमें और इन पे डायरेक्टली लिसनिंग अनेबल्ड है, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं, सही है। सो इन दो डायरेक्टरीज जो यहाँ पे थी main.index.php और testing.index.php का लिंक यहाँ पे भी था, ठीक है। सो इसके टेक्स्ट से भी हमें पता लग रहा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, और testing.index.php पे अगर हम जाते हैं तो एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन हमें ये शो होता है। हम क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली लिसनिंग अनेबल्ड है, सो यहाँ पे डायरेक्टली लिसनिंग अगेन उसकी साइड पे ले गई हमें, ठीक है। और यहाँ पे वर्डप्रेस अनेबल्ड है, ठीक है। और टेस्टिंग पे जो डायरेक्टरी लिसनिंग थी उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टरी लिसनिंग तो इनेबल्ड नहीं है, लेकिन अगेन हमें जो पता लग रहा है WP से कि टेस्टिंग में भी वर्डप्रेस ही रखी गई है, लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस सही तरह कॉन्फ़िगर नहीं की गई, क्योंकि अगर हम index.php पे जाएं तो हमें जो एरर आता है वो आता है एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। अगर हम इस स्पेसिफिक पेज को या स्पेसिफिक एरर को भी सर्च करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एरर बेसिकली वर्डप्रेस की MySQL डेटाबेस से कनेक्शन का ही एरर है। इस स्पेसिफिक वर्ड्स में जो एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो उससे पहले कि अब हम CMS के एक्सप्लॉइटेशन पे मूव करें, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। जो कि इसका एक एडमिन पैनल होता है। सो अगर हम सिंपल सर्च करें वर्डप्रेस एडमिन पेज URL, so it's /wp-admin for WordPress, wp-admin, again wp-admin, और उसके बाद आई थिंक सो index.php या login.php। तो फाइंड अगर हम किसी और टॉपिक में डीप जाएं तो हमें ये पता होगा कि इसका जो वर्डप्रेस का एडमिन का लॉगिन पेज है या वर्डप्रेस लॉगिन पेज जो है उसका URL क्या है। सो अगेन वर्डप्रेस का लॉगिन URL सही है /wp-admin/ या फिर /wp
डैश लॉगिन डॉट php होता है। सो अगेन एडमिन में 403 फॉरबिडन आ रहा है, तो हम लॉगिन का पेज दूसरी तरह से एक्सेस करके देखते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लॉगिन डॉट wp डैश लॉगिन का पेज है, जो कि एक लॉगिन को हम अगेन अगर हम इस सबको इन सब डायरेक्टरीज वगैरह को डाउनलोड करें भी, तो हम देख सकते हैं कि जो लॉगिन है वो wp डैश लॉगिन डॉट php पे एग्जिस्ट करता है। सो जो सबसे पहली चीज़ वो ये कि हम सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, या कॉमन क्रेडेंशियल्स जो है लाइक एडमिन 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 पासवर्ड या पासवर्ड वो यूज कर सकते हैं। अगेन अननोन यूजर नेम आया तो ये स्पेसिफिक यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता, मे बी पासवर्ड हम कॉमन क्रेडेंशियल्स को ट्राई कर सकते हैं या फिर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे CMSs में बाय डिफॉल्ट जो उनका कोड है उसमें कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में जो डिफॉल्ट यूजर नेम जो है वो एडमिन होता है, ठीक है उसका, लेकिन जो उसका पासवर्ड है वो हमें खुद चूज करना पड़ता है, ठीक है। सो रूट पासवर्ड ऑफ द सर्वर, ठीक है। तो वर्डप्रेस में डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स में डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होता, एक डिफॉल्ट यूजर होता है एडमिन। कुछ CMS हैं जैसे लाइक प्लग CMS या कुछ और CMS जिनमें डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगेन हम डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई कर सकते हैं जो भी हमारे पास लॉगिन पेज है। उसके अलावा वर्डप्रेस की स्पेसिफिक जो हमें पता है कि वर्डप्रेस जो है वो प्लगइन्स और थीम्स को वर्डप्रेस में प्लगइन्स और थीम्स होती हैं। सो हम जो हर CMS के लिए जा सकते हैं अगेन, सो वर्डप्रेस प्लगइन और थीम एन्यूमरेशन, ठीक है। किसी भी CMS की इन केस ऑफ वर्डप्रेस देयर इज अ टूल WP स्कैन, ठीक है, जहाँ पे हम उसका URL देके उसकी प्लगइन्स और थीम्स को भी इन्यूमरेट कर सकते हैं वर्डप्रेस सेशन की, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली लिसनिंग एनेबल्ड है, ठीक है, तो हमें पता है कि हर CMS जो है उसके साथ एक डेटाबेस भी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इन केस क्योंकि स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट के लिए वी कैन गो फॉर दैट फाइल जिसमें वो DB के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। सो इट इज wp config.php और wp config.php डॉट सेव के एक्सटेंशन के साथ भी सेव हुई है। सो सी ये फाइल अगेन हमें उसका PHP कोड जो है वो दिख रहा है wp config.php.save, ठीक है। सो बेसिक कहने का मकसद ये था कि हम मिसकॉन्फ़िगरेशंस जो कि होती है वर्डप्रेस या किसी भी CMS में लाइक कॉमन क्रेडेंशियल्स डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उस CMS के वर्जन को इन्यूमरेट कर सकते हैं। अगेन हम सर्च एक्सप्लॉइट पे वर्डप्रेस सर्च कर सकते हैं और उसकी जो लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स हैं, ठीक है, अगर तो वो स्पेसिफिक वर्जन में है, ठीक है, लाइक अगर हम देखेंगे वर्डप्रेस का वर्जन किस तरह फाइंड करना है तो हमें पता लगेगा कि वी हैव readme.html और license.txt, ये दो फाइल्स हैं जिनमें वर्डप्रेस का या readme जिनमें वर्डप्रेस का अक्सर वर्जन लिखा होता है। तो हम अगर हमें फाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम उसे वर्डप्रेस का वर्जन देख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी ये से जहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन एक्सपोज कर रहा है सर्वर, ठीक है, तो हम वहाँ से उसका वर्जन देख सकते हैं और उस स्पेसिफिक वर्जन के एक्सप्लॉइट्स उसमें जो थीम्स और प्लगइन्स हैं उनको इन्यूमरेट कर सकते हैं। उसका अगर कोई स्पेसिफिक स्कैनर है लाइक इन केस ऑफ वर्डप्रेस अगर हम सर्च करें, सिंपल एक गूगल सर्च भी करें वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, तो हमें WP स्कैन का नाम शो हो जाएगा। सो WP स्कैन में हम उसका URL देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम वल्नरेबल थीम्स सारी की सारी प्लगइन्स और सारी की सारी थीम्स को भी इन्यूमरेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक उनके वर्जन में तो कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो हम वर्जन के एक्सप्लॉइट्स देख सकते हैं, उसके प्लगइन्स थीम्स के, उसमें जो बेसिक मिसकॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ के बहुत ज़्यादा इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो CMS में होता है वो होता है कि अगर हमें उनके एडमिन क्रेडेंशियल्स मिल जाए,
तो उनके एडमिन यूआरएल पे अपलोड का फीचर होता है मोस्टली सीएमएस के केस में एडमिन यूआरएल पे अपलोड का फीचर होता है, जिससे हमें सीएमएस से आरसीई भी मिल जाती है। सो हम सिंपल ये भी सर्च कर सकते हैं कि वर्डप्रेस ऑथेंटिकेटेड आरसीई, तो हमें ये भी मिल जाएगा कि वर्ड इन केस ऑफ वर्डप्रेस भी ये एग्जिस्ट करता है कि अगर हमें उसके क्रेडेंशियल्स मिल जाए एडमिन के, तो हम उससे डायरेक्ट आरसीई ले सकते हैं। सो स्पेसिफिक जो बॉक्स था उसमें यहाँ पे क्रेडेंशियल्स रिवील हो रहे थे इस एक स्पेसिफिक फाइल में, तो उसको देख लेते हैं और आरसी लेते हैं और फिर अगले फेज की तरफ मूव करते हैं। सो डीबी यूजर और डीबी पासवर्ड, अगेन ये डीबी से, तो डेव टेस्ट एंड डेव टीम 01। ओके, एक दोबारा एक लिंक शेयर करता हूँ मैं, ठीक है? तो इस क्लास को अभी लीव करते हैं और दोबारा एक लिंक शेयर करता हूँ जिसमें इसका जो फर्दर सेशन है उसके बारे में हम फाइल ट्रांसफर, हाउ टू गेन शेल, रिवर्स शेल और रिवर्स शेल्स की जो टाइप है